नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। रेमल चक्रवात भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र वर्षा होती है और ये तीव्र वर्षा अपने साथ लेके आती है भूस्खलन की घटना। इस भूस्खलन का परिणाम ये हुआ कि पूर्वोत्तर के राज्यों में लगभग 31 लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। ऐसे में आज की इस घटना में हम ये समझेंगे कि वास्तव में इस भूस्खलन के पीछे क्या कारण होता है, भूस्खलन कहते किसको हैं, इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखेंगे और इससे रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस घटना का परिणाम ये हुआ कि मिजोरम, जो कि भूस्खलन से भारत का सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, यहाँ पर वहाँ का जो राजमार्ग है, राजमार्ग संख्या 6 है, वहाँ पर आवागमन प्रभावित हुआ। वहाँ काफी लोग, लगभग 27 लोगों की जान चली गई। तो ऐसे में इस घटना को समझना और इससे रोकथाम के उपायों के प्रति सचेत होना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के संदर्भ को। भूस्खलन और पूर्वोत्तर में तबाही हमारा ये शीर्षक है। चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो बात हम खबर की करेंगे, ये चर्चा में क्यों है ये आपने सुना अभी। भूस्खलन क्या होता है उसको समझेंगे, इसके पीछे क्या कारण होते हैं उन कारणों पर विचार करेंगे, और भारत में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो भूस्खलन के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं उन पर विचार करेंगे। इसके क्या उपाय हो सकते हैं उसको जानने के साथ साथ अंत में एक अभ्यास प्रश्न होता है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत भी इस संदर्भ को आप देख सकते हैं। खबर द हिंदू की है, साइक्लोन रेमल 31 किल्ड एज रेन लैंडस्लिप रिक अहोक इन नॉर्थ ईस्ट। तो इस खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, तो रेमल चक्रवात के आने के बाद आप देखेंगे इससे जो वर्षा हुई, उस वर्षा का परिणाम यह हुआ कि पूर्वोत्तर राज्य के इन पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर 31 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सर्वाधिक प्रभावित मिजोरम रहा, जो भारत के भूस्खलन के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य पहले से भी है। अनिश्चित संख्या में लोग लापता होते हैं। असम, मेघालय और मणिपुर इससे प्रभावित हैं। तो इस लिहाज से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भूस्खलन होता क्या है, कब हम इसको भूस्खलन के रूप में जानते हैं। तो देखिए, भूस्खलन की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की भूवैज्ञानिक घटना होती है जिसमें भूमि के ऊपर जो संरचना होती है उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें से चट्टाने हो, शैल हो, मिट्टी हो या मलबे हो, उसके एक भाग का संचलन होता है, एक बड़े भाग का या छोटे भाग का संचलन होता है, फिसलन होता है। और इस संचलन के बाद ये छोटे और स्थानीय बदलावों से लेकर बड़े और विनाशकारी बदलावों तक ये संचलन हो सकता है। इसी घटना को हम कहेंगे भूस्खलन, अर्थात अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो भूमि के एक निश्चित भाग का, जिस पर चट्टाने हो, मलबे हो, मिट्टियां हो या अन्य चीजें हो, उस भाग का नीचे की तरफ सरक आना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का उसमें एक रोल होता है। तो इसको हम भूस्खलन के अंतर्गत जानते हैं। इससे कई बार जान माल की बड़ी मात्रा पर हानि होती है, कई बार राजमार्ग प्रभावित होते हैं, कई बार वहां के लोग के आम जनजीवन भी प्रभावित होते हैं। साथ ही इसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखें तो भौगोलिक संरचना में भी एक अंतर आता है। अब देखिए इसके कारण क्या है, उन कारणों पर सबसे पहले विचार करें। तो इसके कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और इसके कारण मानव जनित भी। प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहला कारण वर्षा है। अगर ऐसे क्षेत्रों में वर्षा होगी और वर्षा के बाद जो पानी निकलने का रास्ता है, कई बार अतिक्रमण के कारण उस पानी निकलने का जो रास्ता होता है वो बाधित होता है, तो ऐसी दशा में ये भूस्खलन की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और वर्षा होने के बाद क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो मिट्टी में पानी की बूंदें प्रवेश करेंगी, तो मिट्टी जो संतृप्त अवस्था में आएगी और संतृप्त अवस्था में होने के बाद अर्थात पानी को अब्जॉर्ब करने के बाद वो मिट्टी भारी हो जाती है। और जब मिट्टी भारी हो जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी के नीचे खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है क्षरण। आपको पता होता है कि जो मिट्टी होती है या चट्टाने होती हैं उनमें एक दूसरे के साथ जकड़े रहने के पीछे कुछ कारण होता है, और एकजुट जो तत्व होते हैं उसको एकजुट करने में वहां की वनस्पतियों का भी रोल होता है। कुछ अन्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि उसको एकजुट किए रहते हैं, जकड़े रहते हैं। लेकिन जब उनमें क्षरण होता है तो इस एकजुटता की जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आती है और उसका परिणाम स्वरूप भी हमको भूस्खलन के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा अगर भूकंप आ गया कहीं, ऐसे क्षेत्रों में भूकंप आने का परिणाम यह होता है कि कंपन होगा, तीव्र कंपन की अवस्था होगी, जिससे चाहे उस क्षेत्र की चट्टान हो चाहे मिट्टी हो, वहां पर एक अस्थिरता उत्पन्न होगी और उसके परिणाम स्वरूप भी इस प्रकार के भूस्खलन की घटना देखी जा सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक कारणों में हम ज्वालामुखी को भी देख सकते हैं।
ज्वालामुखी के अंतर्गत जो अंदर से मलबे निकलते हैं, वो मलबे तीव्र ढलानों के ऊपर, जो पर्वतों के तीव्र ढलान होते हैं, वहां पर वो मलबे एक भार के रूप में इकट्ठे होते हैं। तो ये भार किसी भी स्थान पर, खासकर ढलान की अगर स्थिति होगी, यहां पर अगर भार इकट्ठा होने लगा तो धीरे धीरे ये नीचे अगर कोई संरचना इस प्रकार की है तो इस भाग पर दबाव डालेगा और यहां पर भूस्खलन की घटना हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भूकंपीय गतिविधियों को भी जो ज्वालामुखी होता है वो बढ़ावा देता है। तो इस लिहाज से ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत ये सभी कारक हैं, लेकिन मानव भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। मानवीय कारकों के ऊपर अगर नजर डालें, मानवीय कारणों के ऊपर नजर डालें, तो हमने वनों का उन्मूलन किया है, वनों का कटाव किया है। और आप जानते हैं कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को जकड़े रहने का काम करती हैं, और वनों का भारी मात्रा में अगर कटाव होगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी की जो जकड़न की प्रवृत्ति है वो कमजोर होगी और इस तरह की भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि होगी। अतिक्रमण दूसरा ऐसा कारण है। हमने पर्वतीय क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन किया है, होटल्स बनाए हैं। पर्यटन के लिहाज से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां भी मानवीय गतिविधियां बड़ी मात्रा में बढ़ी हैं, जो कि इस टाइप की जो घटनाएं हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। खास करके अगर आप देखें तो नदियों के किनारे जो भारी भारी कंस्ट्रक्शन होते हैं, होटल्स बनते हैं, अन्य ऐसे खनन के कार्य होते हैं, अनियंत्रित उत्खनन का काम होता है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किए जाने के बावजूद इस क्षेत्र में अगर इस प्रकार की अनियंत्रित उत्खनन की गतिविधियां होती हैं तो वो भी इस प्रकार के लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार होती है। अब आप देखें, जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन वो कारण है जिसकी वजह से वर्षा जो है वो अनियमित हुई, और अनियमित वर्षा होने की वजह से जो चरम मौसमी दशाएं हैं उनके बनने की संभावना बढ़ जाती है, और ऐसे घटनाओं की बार बार आवृत्ति होती है। एक साथ ज्यादा वर्षा होना, बिना मौसम के बरसात होना, इस प्रकार की चीजें भी इस प्रकार के भूस्खलन में वृद्धि करती हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा चाहे वो सड़क का निर्माण हो, सुरंगों का निर्माण हो, या तीव्र गति से बढ़ता शहरीकरण हो, कृषि में भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग न करके, जो कि पर्वतीय स्थानों पर जिस प्रकार की कृषि की डिमांड है वैसी कृषि न करके हम इस प्रकार की घटना को बढ़ा सकते हैं। अत्यधिक पर्यटन हो गया या जल विद्युत परियोजना हो गया, ये ऐसी गतिविधियां हैं। जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत हम डैम बनाते हैं, वो डैम भूकंप का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं और वो भी लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये कुछ मानव और प्राकृतिक कारण थे। अब भारत में भूस्खलन के कुछ ऐसे संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। वो कौन कौन से ऐसे संभावित क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार की घटना होती है, इसके लिए एक लैंडस्लाइड एटलस जारी किया गया, जिसका आधार था इसरो के उपग्रहों के द्वारा एक डेटा का उपयोग किया गया। अर्थात इसरो के उपग्रह द्वारा जो संकलित डेटा था उसका इस्तेमाल करके एक लैंडस्लाइड एटलस बनाया गया था, और इसमें उन क्षेत्रों के बारे में बात किया गया। 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 127 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, और 1998 से लेकर 2022 के बीच का जो रिकॉर्ड है इसमें कलेक्ट किया गया। इसके आधार पर यह बताया गया कि लगभग 80,000 भूस्खलन की घटनाओं का अध्ययन किया गया, उनके आधार पर तथ्यों का संकलन करके, और इस जोखिम का आकलन किया गया, और उसके आधार पर कुछ बातें बताई गई। क्या बताया गया कि 1998 से 2022 के बीच में सबसे अधिक जो घटनाएं हुई हैं वो कहाँ हुई हैं, तो उत्तराखंड में हुआ है, केरल में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। लेकिन इन सब में सबसे पहला स्थान किसका है, तो सबसे पहला स्थान है मिजोरम का। ये याद रखेंगे। तो लैंडस्लाइड या भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं घटनाएं देखी गई तो मिजोरम में देखी गई, और मिजोरम में भी अभी हाल ही की जो लैंडस्लाइड की घटना है जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा आप देखें कि 25 वर्षों में लगभग 12,385 भूस्खलन की घटनाएं आपको मिजोरम में दिखाई देती हैं, जिसमें से केवल 2017 की बात करें तो 8,926 घटनाएं हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले वर्षों में इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ी है और कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन की तरफ इशारा करती हैं। साथ ही दूसरे स्थान पर देखें तो उत्तराखंड है, जहां पर 11,219 घटनाएं हुई इन 25 वर्षों के दौरान, और तीसरे स्थान पर केरल का स्थान यहां पर आता है इस एटलस के अकॉर्डिंग। इसके आगे कुछ बातें कही गई हैं कि कुछ अधिकतम भूस्खलन जोखिम वाले जो ऐसे राज्य जहां पर ऐसे जिलों की संख्या सर्वाधिक है जहां पर जोखिम है भूस्खलन होने का, उसके आधार पर अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश यहां पर पहले पे है, फिर केरल है, फिर उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 16 ऐसे जिले हैं जहां पर अधिकतम भूस्खलन की संभावना है। केरल में 14 जिले हैं, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में प्रत्येक में 13 जिले हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में 11-11 जिले हैं, और मिजोरम में 8 ऐसे जिले हैं
जहां पर भूस्खलन होने की, इससे होने वाले जोखिम की संभावना सर्वाधिक है। इसके अलावा आप देखें, देश में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, इन 2 जिलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 2 जिले जो हैं वो सर्वाधिक भूस्खलन घनत्व, अर्थात जहां पर भूस्खलन आने की ज्यादा घटनाएं देखी गई हैं और भूस्खलन का खतरा भी सर्वाधिक, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। अब भारत में भूस्खलन की भेद्यता की अगर बात करें, अर्थात भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर भूस्खलन आने की संभावना है, खतरे हैं, तो भारत में वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो भारत विश्व के 5 जो शीर्ष देश हैं उसमें 5 भूस्खलन प्रवण देशों में भारत भी शामिल है। अब देखिए, भारत में यह आंकड़ा कहता है कि प्रति वर्ष अगर देखें, एक वर्ष देखें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है भूस्खलन की वजह से। इस लिहाज से अगर बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो देश के भौगोलिक भूमि क्षेत्र का लगभग 12.6% ऐसा है जहां पर भूस्खलन का खतरा विद्यमान है। और उत्तर पश्चिम हिमालय, अगर हिमालय की बात करें तो जो उत्तर पश्चिम हिमालय है वहां पर इस तरह के 66.5% क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय का 18.8% क्षेत्र है। साथ ही पश्चिमी घाट का 14.7% हिस्सा भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार इन हिस्सों में भूस्खलन की घटना या भेद्यता या उसके होने की संभावना ज्यादा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी रोकथाम के उपाय क्या हैं? तो रोकथाम के उपाय, हमारे प्राकृतिक आपदाओं से लड़ तो हम नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो भेद्यता है उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हम वनों को अगर काटना बंद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वनारोपण करने की जो दर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो वनों को अत्यधिक लगाना, ऐसे जगह पर बंधों का निर्माण करना जहां पर भूस्खलन की संभावना है। इसके अलावा पहाड़ों की जो ढलान है वहां पर रिटेनिंग दीवार का बनाया जाना, जहां पर अगर आबादी है तो यहाँ पर रिटेनिंग दीवार, अर्थात जो उसको रोकने के लिए एक दीवार बनाई जाती है कि अगर किसी प्रकार का भूस्खलन होता है, जैसे कोई राजमार्ग है, राजमार्ग के किनारे अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन होने की संभावना है तो वहां रिटेनिंग दीवारों का निर्माण किया जाए। साथ ही जो कृषि है, कृषि में सीढ़ीदार कृषि, इसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा देने से जो मिट्टी है, मिट्टी का हम कह सकते हैं कि कटाव कम हो सकता है, पानी का जो बहाव है उसमें बाधा ज्यादा नहीं आती है। तो इस लिहाज से ऐसे क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही संभावित क्षेत्रों में जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अधिक मानचित्रण की जो प्रणाली है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा शिक्षा और प्रशिक्षण, ऐसी दिशा में लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा जैसा कि भारत में जो आपदा प्रबंधन के लिए संस्थान है वो काम करते हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही जो स्थानीय लोगों का ज्ञान है उस ज्ञान का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि विशेष स्थान की जो विशेष भौगोलिक दिक्कतें होती हैं उससे निपटने के जो कुछ ऐसे स्थानीय और पारंपरिक उपाय होते हैं जिसका प्रयोग करके हम पहले से अवेयर होकर उसमें और स्किल्ड चीजों का इस्तेमाल करके उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको अगर हम कायदे से करें तो इसकी संभावना को हम काफी कम कर सकते हैं। उससे होने वाले खतरे से हम काफी हद तक लोगों के जान माल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। लैंडस्लाइड एटलस के अनुसार भारत में सर्वाधिक भूस्खलन की घटना किस राज्य में दर्ज की गई? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड, मिजोरम, केरल या जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।